हेलो एवरीवन। स्काई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर गुरुत्व के अधीन गति को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रह क्या होते हैं और ग्रह के गति से संबंधित नियम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रह क्या है। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। इस समय हमारे पास 8 ग्रह हैं। इस समय हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। कुछ समय पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों की क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। तो ग्रहों का उपग्रह कहलाता है जो क्या कहता है? ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कहता है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 हैं। इस समय शनि के उपग्रह 146 हैं। तो शनि के कितने उपग्रह हैं? 146 हैं। और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 95 उपग्रह हैं। तो ये डेटा याद रखने वाला है। सर्वाधिक उपग्रह अभी भी किसके पास है? शनि के पास ही हैं। और संख्या कितनी है? 146। और बृहस्पति के कितने हैं? 95। अब हम लोग देखेंगे ग्रहों की गति से संबंधित नियम को। तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो सब सर्वाधिक मान्य है और जो प्रेजेंट में जाना जाता है उसको बोलते हैं केपलर का नियम। तो केपलर के 3 नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम यह बोलता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। किस तरह की कक्षा में गति करते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। पहले के वैज्ञानिकों ने बोला था कि वृत्ताकार घूमते हैं। तो अलग अलग लोगों ने बोला था। कोई बोला था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसका चक्कर लगाता है। लेकिन जो सही है वो यही है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में गति करते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। और सूर्य कहाँ होगा? उसके फोकस पे। किसके? दीर्घवृत्ताकार परिपथ के। दूसरा नियम देखेंगे। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अर्थात एक हम लोग पहले दीर्घवृत्ताकार कक्षा बनाते हैं और बीच में बना देते हैं सूर्य। तो अगर कोई ग्रह पास में है, तो उसकी गति तीव्र होगी। और वो दूर है तो उसकी गति थोड़ी स्लो होगी, जिससे वो क्षेत्रफल को क्या करेगा? समान क्षेत्रफल को पार करेगा समान समांतराल में। और पास है तो उसका क्षेत्रफल, या दूर रहे, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यही दूसरा नियम बोलता है सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल को क्या कहती है? पार करती है।
द्वितीय नियम से यह स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है, और जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है, जिससे वह अधिक चाल से क्षेत्रफल क्या किया जा सके, समान किया जा सके। तीसरा नियम है किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तिथि घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर दीर्घवृत्ताकार कक्षा है तो उसका अगर रेडियस है ए, तो जो उसका घूमने का समय का स्क्वायर होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यही है केपलर का तीसरा नियम। और हम लोग देखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए। दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दो पिंड है M1 M2, अगर तो उनके बीच जो लगने वाला बल है इन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर होता है। तो F जो होगा ये इस M1 M2 के प्रोपोर्शनल और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक स्थिरांक यूज करेंगे जिसको बोलते हैं कैपिटल जी। इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यदि वह बल न्यूटन में, दूरी मीटर में और द्रव्यमान केजी में हो तो जी का मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। जी क्या हो जाएगा, एफ का न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ से हमको इसका मात्रा भी याद रखना है। कैसे निकल रहा है, एफ का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर और M1 M2 का केजी स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। स्पष्ट है कि गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी अथवा छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है त्वरण का ही, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों जी का मात्रक हम याद रखेंगे, स्मॉल जी का भी और कैपिटल जी का। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं, यह बराबर G M1 M2/r²। तो अगर पृथ्वी के लिए बात किया जाए तो यह बराबर M इंटू जी हो जाएगा, यम्मी तो हाथ से कट जाएगा। यह बराबर हम लोग रख देते हैं यम्मी जी, तो जी यम्मी M/r²।
आर ई स्क्वायर। तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी बराबर क्या आ जाएगा, जी एम ई। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान। तो ये हो गया हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। इससे स्पष्ट है कि स्मॉल जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसी से हम लोग बोलते हैं कि किसी भी छत से कोई वस्तु अगर गिराई जाए जिसका द्रव्यमान 1 kg हो, और कोई वस्तु गिराई जाए जिसका द्रव्यमान 5 kg हो, तो पृथ्वी पर आने में दोनों में समय कितना लगता है। तो दोनों का आंसर आता है एक समान समय दोनों पृथ्वी पर पहुँचेंगे। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होता है कि उस पर कोई भी वायु का घर्षण या फ्रिक्शन काम ना करे। जैसे अगर प्लास्टिक को उड़ाया जाए, गिराया जाए, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक नीचे आएगा लेकिन हवा की वजह से वो उड़ भी सकता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि अगर वायु को अनुपस्थित कर दिया जाए, तब कोई भी दो पिंड, उसका मास कुछ भी हो, अगर हम किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर द्रव्यमान अलग अलग हो तो क्या पृथ्वी पे एक साथ पहुँचेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ। लेकिन किस कंडीशन में, वायु की अनुपस्थिति में, वायु के घर्षण को निगलेक्ट कर दिया जाए तब। उपग्रह की कक्षीय चाल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विद्युत कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और ये बल कहाँ से मिलता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है। तो पृथ्वी है, उसका मास यम है, रेडियस आर ई है, वहाँ से आर दूरी पर एक पिंड है यम, और उसकी वेलोसिटी है वी नॉट। तो जो उस पर अभिकेंद्र बल लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। ये कौन सा बल हो गया, अभिकेंद्र बल। और हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है, अभिकेंद्र बल है। तो जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से वी निकल के आया जी एम ई बाई आर अंडर रूट। यह जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है। और स्मॉल जी निकल कर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, पलायन वेग क्या होता है। सामान्यतः यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पर जाकर पुनः पृथ्वी पर क्या होता है, लौट आता है। लेकिन अगर हम चाहें कि वो पृथ्वी पर ना लौटे, तो उसको हम क्या करेंगे, एक न्यूनतम इतनी स्पीड देंगे कि वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाए। उसी को बोलते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। तो पृथ्वी द्रव्यमान यम्मी है, त्रिज्या आरी है, तो पलायन वेग हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही ऊर्जा पलायन ऊर्जा में यूज होगी, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ई मतलब इसके वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 2 GME बाई आर ई स्क्वायर। जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, स्पष्ट है कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो जी बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ से v निकल जाएगा √2 GRE। तो g की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और RE पृथ्वी त्रिज्या 6.67 इंटू 10⁻6 मीटर रखने पर इसके वेलोसिटी आती है 11.2। तो इसमें हमको याद रखना है क्या, इसके वेलोसिटी वैल्यू कितनी होती है 11.2 kg प्रति सेकेंड। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं पलायन वेग। कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। तो कक्षीय वेग का √2 गुना करने पर क्या निकल के आता है, पलायन वेग। कक्षीय वेग कक्षाकार या वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए आवश्यक वेग को बोलते हैं। उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसके वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यदि पृथ्वी पर के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल √2 गुना बढ़ जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर क्या हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे हम लोग घड़ी का पेंडुलम देखते हैं, क्या होता है, एक बार लेफ्ट तरफ जाएगा, एक बार राइट तरफ जाएगा। तो कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऐसे गति करने वाले पिंड को बोलते हैं सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक क्या होता है, यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी की एक सिरे पर एक पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लपेटकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। कोई भी पिंड को हम लोग धागे में बांध के, जैसे बचपन में कोई भी पत्थर बांध देते थे और उसको दाएं बाएं मूव कराते थे, तो वो कैसी गति करता था, सरल लोलक बन जाता था और उसकी गति सरल गति कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रयोगशाला में धातु के किसी गोले को एक हल्के व पतले धागे में बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है तो यह व्यवहारिक सरल लोलक है। ठोस गोले को जो बचपन में लोग कहते थे किसी दृढ़ आधार से बांध के लटका दें तो यह कैसा बन जाएगा, सरल लोलक बन जाएगा। धातु के गोले को गोलक कहते हैं और निलंबन बिंदु पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के गुरुत्व तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला हमको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो T = 2π√L/g। L वही लंबाई है जैसे एक सरल लोलक है। यह पिंड है, यही एक बार लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, फिर वहाँ से राइट की तरफ जा रहा है, ऐसे वो गति कर रहा है। इसकी लंबाई जो ये होती है इसी को प्रभावी लंबाई बोलते हैं, यल। तो इसका फार्मूला निकल के आता है T = 2π√L/g। तो अगर यल बढ़ेगा तो T आवर्तकाल बढ़ जाएगा अर्थात घड़ी स्लो हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, गर्मियों में लंबाई अगर बढ़ गई तो क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि गर्मियों में घड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। तो आवर्तकाल बढ़ेगा मतलब घड़ी क्या हो गई, स्लो हो गई। सेकंड लोलक क्या कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो सेकंड लोलक ऐसा लोलक होता है जिसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड का हो। तुमको ध्यान रखना है, सेकंड से 1 सेकंड नहीं समझेंगे, क्या 2 सेकंड हो, मतलब पूरा चक्कर लगाने में ऐसे जाएगा ऐसे आएगा फिर अपने पूर्व स्थिति में आ गया पूरा एक चक्कर लगा के, तो उसको बोलते हैं आवर्तकाल। और सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। तो थ्योरी पोर्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।